हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब। आज हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट और आज हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका और मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, क्या आता है अपना नया टॉपिक आता है बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये वाला एक आ रहा है रासायनिक संयोग। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वापिस रिपीट कर रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है बच्चों अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चौथा आता है बच्चों अपना इसमें तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है, पांचवा बच्चों इसमें आता है अपना गेलुसेक गेलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम। ये 5 नियम पढ़ने अपने को इसमें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, तुल्य अनुपात का नियम और गैलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम। ठीक है, तो इन पांचों को लिख लो और फर्स्ट डालना द्रव्यमान संरक्षण नियम। इन पांचों को नोट करो पहले। क्योंकि जितनी भी अपनी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन पढ़ोगे इन सब पे डिपेंड करेगा। जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया इन सबसे रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन। ठीक है, कोई सी भी हो इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब पहला आता है बच्चों अपना द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों क्या कहता है, द्रव्यमान हमारे पृथ्वी पर संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं, देख लो क्या बोलते हैं ये नियम, क्या बोलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
ठीक है, इन्होंने ये बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे बात समझो बच्चों, उदाहरण बात करते हैं। जैसे अब मैंने जल बनाया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के, ठीक है, ये बना H2O। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं पहले इसको। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, इक्वेशन को। ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, हो गया। अब बात समझो, अगर मैं इधर बात करूं, अगर मैं इधर बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अगर मैं परमाणु भार पूछूं इनसे तो कितना आएगा? 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का गुणा कर दो 4। अगर मैं ऑक्सीजन पूछूं कितना है? 16। एक है ऑक्सीजन का, 2 है तो 32। तो टोटल कितना हुआ? यहां पर देखो 16, 32, 44 ग्राम। ठीक है, तो बात समझो, 4 ग्राम। और इस साइड में अभिकारक मतलब भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? परमाणु भार 44 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? सॉरी 36 ग्राम। ठीक है, सॉरी। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आएगा? 36 ग्राम। तो यहाँ कितना मिल रहा है आपको? यहाँ पर भी तो 36 ही मिल रहा है ना। तो इस नियम को समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या पदार्थ का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखो। जैसे आपने बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसका पात्र में ग्राम या वेट आपने देखा, तो वेट आपको मिला 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम आपको बर्फ का वेट मिला। जब आपने इसको गर्म किया, ठीक है, एक बंद पात्र में, ठीक है, क्लोज कंटेनर में, जब इसको आपने गर्म किया, ठीक है, तो वो क्या होगा? बर्फ को जब गर्म करोगे तो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा, तो द्रव में चेंज हुआ। ठीक है, तो वो द्रव में चेंज हुआ। और जब हमने उसका वेट नापा तो वेट कितना प्राप्त हुआ? 40 ग्राम। जब बर्फ को आपने जब वेट नापा तो 40 ग्राम आया, और जब आपने उसको गर्म किया बंद कंटेनर में तो वो कितना प्राप्त हुआ? उसका वेट भी 40 ग्राम प्राप्त हुआ। इसका अर्थ होता है बच्चों कि द्रव्यमान नष्ट या उत्पन्न नहीं होता कभी भी। द्रव्यमान नष्ट या उत्पन्न नहीं होता, बस ये क्या करता है? एक स्थान या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक है, ये मानकर, ठीक है, अगर मैं इस प्लास्टिक की बात करूं बस, या फिर इस ढक्कन की बात करूं, अगर इसका जितना वेट होगा, ठीक है, ये ऐसे मतलब गोल साइज में, ठीक है, जब इसका वेट मैं नाप के इसको मैं पिघाल के इसको किसी और चीज में या फिर और आकृति में चेंज करूं तो तब भी उसका वेट यही रहेगा। ठीक है, बस द्रव्यमान क्या होगा? एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। पहले ये बर्फ था ठोस अवस्था में, जब इसको गर्म किया तो द्रव अवस्था में चेंज। द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना बाकी है भाई? 37%। चलो बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा आता है बच्चों क्वेश्चन, या इसका दूसरा पार्ट, स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है हमसे? देखो, किसी यौगिक में उसमें उपस्थित किसी यौगिक में उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का
सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा समान होता है, समान रहता है। मैंने क्या बोला? ठीक है, समान रहता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, किसी भी स्रोत से प्राप्त करो। तो बच्चों बात समझो, मेरा क्या है कहने का मतलब इस नियम से, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, ठीक है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करो। उदाहरण मैं आपको देता हूं, इससे उदाहरण समझाऊं इसको मैं। पानी, जल, ठीक है, जल। अब मैं जल कहीं से भी लूं, बात समझना, जल एक यौगिक है। अब मैं जल कहीं से भी लूं, नाली से लूं, समुद्र से लूं, तालाब से लूं, कुएं से लूं, या फिर आपके पीने का पानी आता है वो लूं, जल का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? H2O मिलेगा। अगर मैं बात करूं HO अनुपात कितना, 2:1, ये 16, ठीक है। इसको सरल अनुपात में लिखो, मतलब कितना काट सकता हूं मैं, और इसको सरल और कितने अनुपात में करो तो 1:8, ठीक है। मतलब मैं जल कहीं से भी लूं, ठीक है, जल कहीं से भी लूंगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, नाली से लूं या कुएं के पानी से लूं, तालाब से लूं, या मैं अपने घर का पानी लूं, ठीक है। अगर मैं उसमें देखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? जल का एक ही फॉर्मूला प्राप्त होगा सब में, जल, और ये अनुपात मिलेगा 1:8, सॉरी 1:8 मिलेगा, चाहे मैं कहीं से भी प्राप्त करूं सिस्टम, या कहीं से भी प्राप्त करूं उस यौगिक को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, ठीक है। उदाहरण में एक और देता हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसको कहीं से प्राप्त करो, ठीक है, अब कहीं से प्राप्त करो तो भी क्या प्राप्त होगा आपको देखना, एक कार्बन 12:32, तो कितना चेंज हो सकता है? 6:16 या 3:8, ये इतना सिंपल या सरल अनुपात में डिवाइड कर सकता हूं मैं, 3:8। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं कहीं से भी प्राप्त करूं, एनीवन कहीं से भी, तो मुझे क्या अनुपात प्राप्त होगा? 3:8 सरल अनुपात में, या फिर 12:32। इज दैट क्लियर? समझ के बात को इसको, ठीक है। किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, यह समान होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा हमारा आता है बच्चों, तीसरा हमारा आता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा आता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, तीसरा गुणित अनुपात का नियम। तो ये गुणित अनुपात का नियम होता है क्या, वो देखो बच्चों। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं पहले। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके
या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के, ठीक है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं, ठीक है, जो सदैव सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला? जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं जो सदैव सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं इसको। देखो कैसे, एक बच्चों बात समझो, जो केमिस्ट्री होती है ना बच्चों अपने, इसको ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कुछ तो आप लिख रहे हो बस, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ दिमाग में भी रखो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बताना चाहता है, वो आप एक बार देखो, समझो एक बार। मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट लॉजिक लगाना पड़ता है, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग में बिठाना सीखो, समझना सीखो उस चीज को क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो बात समझो, केमिस्ट्री याद करने की, लिख लिख के याद करने की चीज है। ठीक है, तो देखो, दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं। मैं लिख दिया एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, दो तत्व आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक। एक तो H2O बनता है और एक H2O2 बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है, H2O, एक H2O2 बनता है, जल हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा लेता हूं मैं S प्लस O, ये बनता है SO, ये बनता है SO2, एक बनता है SO3। ठीक है, एक बन जाता है SO4। ठीक है बच्चों, दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो दूसरे तत्व में, दूसरे यौगिक में ये दो हो जाता है। दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। सल्फर का द्रव्यमान एक ही है, 32। ठीक है, ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं, 16, 32। ठीक है, फिर ये 48, फिर 64। ठीक है, अलग अलग संख्या में चेंज होते जा रहे हैं। अब देखो बात समझो कैसे है। यहां मैं बात करूं आपसे, दो अनुपात, इसका अनुपात पूछू आपसे मैं, तो दो अनुपात कितना है, 16, 2:16, या फिर इसको मैं कितना चेंज कर सकता हूं, तो 1:8। ये ना 1:8। इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चों, 2:32 चेंज करो तो 1:16। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन का अनुपात निकालूं, कितना, ऑक्सीजन का अनुपात, तो क्या मिलेगा मुझे, 1:2। अगर मैं ऑक्सीजन का अनुपात निकालूं तो 1:2। सरल अनुपात, मैंने क्या बोला, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं जो सदैव सरल अनुपात में होता है। ऑक्सीजन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करता है ना ऑक्सीजन का, तो 1 और 2, ये सरल अनुपात हो गया। अगर मैं इस चीज में बात करूं, दिख रहा वहां तक, अगर मैं इसमें बात करूं तो कितना होगा, 32:16, या इसको बोल रहे 16:8। और कितना चेंज हो सकता है, ठीक है, और कितना होगा,
ये होगा 32:16 हो गया ना, 16, तो ये 16:8, और ये होगा 8:4, या फिर 4:2, या 2:1। ठीक है, इतना करोगे कोई मतलब नहीं है, सीधा सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, यहाँ सल्फर का समान द्रव्यमान है, बात क्लियर। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो सदा सरल अनुपात में, बात समझिए, क्लियर है। ठीक है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान सहयोग करते हैं, जो सदा सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं इसका, पहले ये नोट करो, फिर बात करते हैं। वैसे काफी है, समझ गए होंगे आप तो। ठीक है, हो गया। चलो एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। देखो बच्चों, एक और देखो, मैं यहां पे लेता हूं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, 5 ऑक्साइड होते हैं बच्चों, देखो कैसे। पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा N3, सॉरी N2O3, ठीक है, चौथा N2O4, पांचवा N2O5। ठीक है, डिचुक 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 डिचुक। अगर मैं बात करूं इसका N:8, मतलब सॉरी नाइट्रोजन अनुपात ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना आएगा। नाइट्रोजन है 14/28:16, यहाँ बात करूं तो 14:8:16। ठीक है, यहाँ बात करूं, यह तो पता चला ना कैसे लिख रहे होंगे। नाइट्रोजन 1 का 14 होता है, 2 का कितना होगा 28। ठीक है, ऑक्सीजन 1 का कितना होता है 16, 3 का 48। बात समझ गए, बात समझ गए ना, ये है। हाँ ये चलो, अब ये होता है, ये भी 28 अनुपात, ये कितना होगा 64। ठीक है, ये कितना होगा 28:80। ठीक है बच्चों, बात समझो, इसे मैजिक देखो क्या होगा। अगर मैं सरल अनुपात में बात करूं, सरल अनुपात में इसका NO का, अगर मैं सरल अनुपात में बात करूं, या तो एक काम क्या कर सकता हूं, या तो मैं इस 14 को इस वाले को 2 से गुणा कर दूं, तो 28 28 28 28 हो जाएगी, या फिर मैं इन सबको 2 से कैंसिल कर देता हूं। क्या करूं बताओ, या तो मैं इस 28 को, ये 28 ये 28 28 को 2 से गुणा भाग दे दूं, तो 14 14 14। मुझे ये तो चाहिए ना, 2 या 2 से अधिक होगी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान। N2 यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N2 हो जाएगा, ये भी N2 N2 N2। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 से भाग दे देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा, अगर ये 2 से भाग दोगे तो 14:8। आज समझ गया ना कैसे किया मैंने। मुझे क्या चाहिए, 2 या 2 से तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया, 5 बना लिया, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से एक तत्व निश्चित द्रव्यमान करना है। नाइट्रोजन यहाँ पर N2 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 NO है ये, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ N2O, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बात समझो कैसे, अगर मैं बात करूँ जल के एक अणु है, तो मैं बोल दूं जल के 2 अणु, तो आप क्या करोगे 2 लगा दोगे। मैं बोल दूं जल के 3 अणु, 3 में क्या करोगे आप 3 लगा दिए, कुछ फर्क पड़ा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ क्या करूँ, अगर मैं NO इसको 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दूं, या तो अगर 2 नहीं लगाना चाहो तो आप इसको आधा कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात समझो, ये ऐसा कैसे देगा 14:16, इसको करूँ तो 14 अनुपात कितना होगा
32, सही है, सॉरी 24, ठीक है, 16 अनुपात आ गया 48 का, ये हो गया चूज, ठीक है, 14 अनुपात ये कितना होगा 32, 14 अनुपात 40, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब समझो, अब यहाँ मैंने क्या देखो, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से करते हैं, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं, जो सदा सरल अनुपात होते हैं। सरल अनुपात देख लो कैसे, ये सरल अनुपात, ओ का सरल अनुपात निकालू, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, है ना, 8 पंजे 40, ये सरल अनुपात है, हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, लेट पे लेट, नोट करो इसको, इससे रिलेटेड पूरा ये सब, ठीक है, ठीक है, नीचे तक आ तो है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, तुल्य तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है बच्चों, क्या आता है तुल्य अनुपात का नियम। अब तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है बच्चों, इसको समझो, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो, अब समझो, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसके आगे अभी और है, पर इसको समझो, जब दो तत्व अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, अब समझो, ये उदाहरण अपना, जब दो तत्व, ठीक है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करें, जब कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो बनाता है बच्चों CH4, जिसको आप जानते हो मेथेन बोला जाता है, ठीक है, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बनाता है H2O, ठीक है। अब तीसरे तत्व का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान देखते हैं इनका, इसका द्रव्यमान देखो कितना है 12 अनुपात 4, हाइड्रोजन समझ गए ना, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 अनुपात 4, इसमें देखो तो 16 अनुपात 2 लिख सकता हूं ऐसे, एक ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक है, समझ गया। अब देखो मैंने क्या बात कही, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो, अब दो तत्व ले लिए अलग तीसरे निश्चित तत्व से द्रव्यमान से, एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब बात समझो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है बच्चों 4, तो यहाँ कितना है 2, अब मुझे निश्चित द्रव्यमान मतलब एक द्रव्यमान लूंगा पर निश्चित लूंगा वो, या तो मैं इसको 2 से भाग कर दूं या इसको 2 से गुणा कर दूं, या तो इसको 2 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा हाइड्रोजन, या फिर इसको 2 से क्या कर दूं हटाई दूं। अब बात समझो, चलो एक काम करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते, तो कितना हुआ 32 अनुपात 4, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4। अब मैंने क्या बोला, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो, अब समझो, तो पहले वाले दोनों तत्वों का
तत्वों का द्रव्यमान वही होता है या द्रव्यमान वही होगा, तत्वों का द्रव्यमान वही होगा, वही होगा जो इनके संयोग करने से प्राप्त यौगिक का होगा। अब बात समझो, अब क्या लिखा हमने, तो पहले वाले दो तत्वों का वो होगा है ना, तत्वों का द्रव्यमान वही होगा जो इनके संयोग करने से प्राप्त यौगिक का होगा। अब देखो, जब इस कार्बन को इससे मिलाया, जब दो अलग तत्वों निश्चित द्रव्यमान से क्रिया कर लिया, अब मैं पूछूं इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर इन दोनों का द्रव्यमान कितना, 12:32 ये प्राप्त होता है ना, दो पहले वाले दोनों तत्वों का द्रव्यमान ये 12:32। अब जब ये संयोग करेंगे तो क्या मिलके बन सकता है, ठीक है, तो इनसे अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं कि मैं पूछूं कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, तो CO2 बनाएंगे। तो इनका अनुपात कितना हुआ बच्चों, 12:32। अब बात समझो, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले वाले दो तत्वों का द्रव्यमान, पहले वाले दो तत्वों का द्रव्यमान वही होगा, पहले वाले दो तत्वों का द्रव्यमान वही होगा जो इनके संयोग करने से प्राप्त यौगिक का होगा। ठीक है, यहाँ समझे, कोई मतलब दो अलग अलग द्रव्यमान ले लिए मैंने, मस्त समझो। यहाँ पर बात समझो, अगर मुझे x और y की मैं रिएक्शन z से करा दूं, अगर मैं x और y की रिएक्शन z से करा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि x और y मिलकर क्या बनाएंगे। मैं यहां से पता कर सकता है इस बात को, देखो कैसे, यहाँ अनुपात 12:32 पता चला, ठीक है। 12 आप जानते हो किसका होता है, कार्बन एक है ना, कार्बन एक का 12 होता है। उसी प्रकार से 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, ठीक है, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों मिक्सअप करके कौन सा यौगिक बनाएंगे। ठीक है, जितने भी अपने ऑर्गेनिक में या फिर कहीं पर भी देखते हैं, अगर अपने को दो तत्व ज्ञात है और तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तो हम ज्ञात बता सकते हैं कि जो दो तत्व हमने लिए वो आपस में क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाएंगे। बात समझ गए, इस नियम से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो, एक बार समझ लो। देखो, जब परिभाषा समझा करो कि बोलना क्या चाहता है, ठीक है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले वाले दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा, ये अनुपात यहां से मिलेगा, ठीक है, तो पहले वाले दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा वही अनुपात उनके संयोग करने से प्राप्त यौगिक का भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट, 4G के 5G की स्पीड से। ठीक है, पॉज करके नोट करो जल्दी से। बज रहे हैं रात की 8:30, 8:30, 8:30 या 9:15 बज रहे हैं। चलो बढ़िया, ठीक है, अब देखते हैं। अब लास्ट बचा है हमारे पास कौन सा, गेलुसेक। गेलुसेक का नियम तो इसको दिया था और गेलुसेक ने उसी के नियम के आधार पर इसको रख दिया हमने। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये लो गेलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम क्या है, गेलुसेक का गैस आयतन संबंधित नियम। ये नियम क्या कहता है बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बात समझना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक
यदि गैस हो, क्या बोला मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यदि गैस हो तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। तथा यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो उनके आयतन भी सरल अनुपात में होंगे। बात समझे? देखो कैसे, वहां पे मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यदि गैस हो तो, अभिकारक गैस हो, अभिकारक गैस हो तो उनके आयतन, आयतन की बात क्यों करा पता है ना बच्चों आपको, क्योंकि गैस में ले रहे हैं अपने, द्रव्यमान की बात नहीं करूंगा, आयतन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनके आयतन, ठीक है ना, गैस में कभी भी हम आयतन की बात ही करेंगे, ठीक है, लीटर आयतन में, ठीक है, आयतन लीटर में बात करूं, जैसे अपने बात करते हैं किसी एनटीपी पर किसी गैस का आयतन लीटर में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो अभिकारक गैस के समान, तो अभिकारक गैस के समान उनके आयतन भी सरल अनुपात में होंगे, ठीक है। नोट, ये तब पॉसिबल है जब समान ताप व दाब हो, ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब समान ताप और दाब हो। अब बात समझो बच्चों कैसे, समान ताप व दाब हो, ठीक है। अब देखो उदाहरण की बात करते हैं, मैं ले लेता हूं H2 प्लस Cl इक्वल बनेगा HCl, बैलेंस कर ली। अब बात समझो, समान के आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। अब मैं यहाँ बात करूं तो ये कितना, 1 मोल, ये भी 1 मोल, और ये कितना है, ये 2 मोल। अगर मैं इनका सरल अनुपात निकालूं, सरल अनुपात, सरल अनुपात की बात करूं तो कितना होगा, 1:1:2, ठीक है। मैंने परिभाषा क्या बोली वो तो देख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये लिख लो यहाँ पर, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यदि गैस हो तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, 1:1। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। इसे गेल-लूसेक का गैस आयतन संबंधित नियम कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देख लो, एक उदाहरण से क्या होगा, एक चॉकलेट से क्या होता है, हमें ज्यादा खाना है, ठीक है। तो एक उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ पर देखो H2O प्लस O2 बनाता है H2O, ये गैस, ऑक्सीजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, बैलेंसिंग कर लो, ये लो। अब बात समझो, यह बात समझे, देखो 2 मोल H2 गैस 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 मोल गैस बनाती है, ठीक है। अब समझो, अनुपात लिखो सरल अनुपात में, सरल अनुपात
टीचर 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 सरल अनुपात में बात करूं तो 2:1:2। बात समझे क्या बोला? जब दो तत्व सॉरी जब अभिकारक अभिक्रिया में अभिकारक गैस हो तो उनका अनुपात सरल अनुपात में होता है 2:1। सरल अनुपात की बात करी मैंने, यहाँ पॉइंटों में बात नहीं करी मैंने कभी भी। ठीक है, सरल अनुपात 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सरल अनुपात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सरल अनुपात में होते हैं तथा बनने वाला उत्पाद भी गैस हो। ठीक है, गैस दिख रहा है, भी गैस हो तो उनके अनुपात भी सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, उनके अनुपात भी क्या बोला मैंने? यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो अभिकारक गैस के समान, तो अभिकारक गैस के समान उनके आयतन भी सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? ताप व दाब समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इक्वल, तब यह सरल अनुपात में होगी। ठीक है, बात समझिए। तो आज हमने पढ़ा रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पहला कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा। ठीक है, इससे अनुपात का नियम पढ़ा, तुल्य अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। आगे पीछे हो गए क्या? ठीक है, वापस रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम है यार। ठीक है, तो पहला कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इससे अनुपात का नियम। ठीक है, इधर से लिखते हैं, इससे अनुपात का नियम हो गया, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम, गेलुसे का गैस आयतन संबंधित नियम। इज दैट क्लियर? ये खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये उसी लेक्चर में पढ़ लेंगे वैसे, जहाँ तक है उसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। वेरी बेस्ट।